Welcome to Shalom Education classes. Today we are going to see lesson number 4, question and answers, literary heritage of India. So today we will discuss the detailed answer. आज ना डिटेल्ड आंसर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. टेक्स्ट बुक में ही 3 क्वेश्चन है जो डिटेल्ड में है. सबसे पहला है how many Vedas are there in India and which are they. तो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर. तो ऐसे आंसर आप लोग लिख सकते हो ताकि आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहे. और ये जो क्वेश्चन है मे बी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. ओके सो सबसे पहले तो हमें पता है कि 4 वेदास है, राइट. ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा. सबसे पहले डिटेल में हम लोग जाते हैं ऋग्वेदास के. तो ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट वेदा है आउट ऑफ द 4 वेदास. ओके तो इसीलिए वो इंडियन लिटरेचर का ओल्डेस्ट माना जाता है. और इसमें ये जो वेदा है इसमें 1028 वर्सेस है, यानी बहुत सारे इसके अंदर वर्सेस है, बहुत सारे इसके अंदर वर्स है. और इसका जो काम है ना, वंडरफुल जो वर्क है वो 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है. ओके और जो भी जितने भी वर्सेस है, मोस्ट ऑफ द वर्सेस जो है डेडिकेटेड है फॉर द प्रेयर्स ऑफ गॉड. ओके द वर्सेस दैट प्रीच अबाउट वर्शिपिंग उषा, ये जो वर्स है जो कि उषा जो गॉडेस ऑफ डॉन है, यानी एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है. बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप लोगों को ये जो वर्स है बहुत फैसिनेट करेगा. और जो ये काम किया है ना, जो ऋग्वेदास लिखा है, जो लोगों ने लिखा है वो लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु के रीजन में रहते थे. अभी सप्त सिंधु का रीजन क्या है? ये कौन सा इलाका है? ये आज का प्रेजेंट पंजाब रीजन है, जहाँ पे 7 रिवर्स सिंधु के फ्लो होते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऋग्वेदा. लेट अस मूव ऑन टू सामवेदा. सामवेदा एक ऐसा वेदा है जो कि चैंटिंग के लिए ना, मंत्र बोलने के लिए ना, बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप लोग उसे क्या कर सकते हो? चैंट कर सकते हो. सामवेदा वॉज रिटन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस इन ऋग्वेदा. तो सामवेदा जस्ट ऋग्वेदा के जो वर्सेस है उसको समझने के लिए, उसको रिसाइट करने का एक काम है. ओके तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में होली रिवर है गंगा, है ना, तो उसका ओरिजिन गंगोत्री है. वैसे ही ये जो सामवेदा है ये आप बोल सकते हो कि ये आके जो गंगोत्री ऑफ म्यूज़िक है. ओके सो इट इज़ द ओलिएस्ट ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक. लेट अस मूव ऑन टू यजुर्वेदा. यजुर्वेदा, अब ये वेदा जो है किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये एक वेदा यज्ञ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यज्ञ में बिलीव करते थे, तो यज्ञ के लिए ये वेदा बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसको जो कंपोज किया है ना, 2 फॉर्म में कंपोज किया गया है. एक तो प्रोज भी है इसमें और वर्सेस भी हैं. ओके यानी कि बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है कि जिसमें प्रोज भी है और वर्स भी है. यजुर्वेदा डिस्क्राइब्स द इम्स रिसाइटेड एट द टाइम्स ऑफ यज्ञास डन ड्यूरिंग द रिलीजियस रिचुअल्स. तो यजुर्वेदा के ऐसे टाइम में ऐसे यूज़ करते हैं जबकि यज्ञस करते हैं लोग रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल करने के टाइम में. इसमें इम्स बोलते हैं. इम्स यानी गीत गाते हैं ना, जो कि गॉड को डेडिकेटेड वाले जो सॉन्ग्स होते हैं उसको इम्स बोलते हैं, राइट. तो ऐसे चीज़ों के लिए यजुर्वेदा एक ऐसा वेदा है जो कि यूज़ किया जाता है. और अथर्ववेदा के लिए बस एक छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे. अथर्ववेदा डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार. तो अथर्ववेदा में सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि इसको अलग अलग रीति रिवाज और संस्कार के लिए यूज़ करते हैं. तो ये कुछ है जो आप लिख सकते हो 4 वेदास के बारे में. ओके तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर है, ये जो भी वेदास के बारे में मैंने बताया. अब हम लोग जाते हैं कि इसी लेसन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिखा गया है. ओके यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइट अ नोट ऑन तक्षशिला विद्यापीठ. तो ये भी 3 या 4 मार्क्स के हो सकते हैं. 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये डिटेल्ड आंसर है. अगर 3 मार्क्स के हैं तो उसके हिसाब से आप लिखो, अगर 4 मार्क्स के लिए तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले जब आंसर लिखोगे आप तक्षशिला मेंशन करो, फिर पॉइंट्स डाल के लिखो, नंबर्स डाल के लिखो, या जैसे आपको लिखना है वैसे लिखो, पर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. ओके तो ये जो अभी का जो ये एंशियंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला है कहाँ पे लोकेटेड था? रावलपिंडी, जो कि
अभी प्रेजेंट इन पाकिस्तान है। ओके, और ये जो है ये एक कैपिटल सिटी हुआ करता था एंशियंट रीजन ऑफ गंधार का। और ये माना जाता है कि इसको नाम कैसे मिला है। इट इज़ बिलीव्ड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी गॉट्स इट्स नेम आफ्टर द नेम ऑफ भरत सन तक्षा, यानी कि जो राम के भाई थे उनके बेटे के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है। और ये जो राम जो है भरत के भाई थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 7th सेंचुरी में ये तक्षशिला विद्यापीठ बनाया गया था, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस सेंटर बन चुका था लर्निंग के लिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिनाउंड हो गए थे। और इसमें जो है एजुकेशन जो लोगों को मिलता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट बेस्ड पे मिलता है, जैसे कि 64 सब्जेक्ट्स। तो ईजी वे से मैंने यहाँ पे लिखवाया है आपको। तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो तो वेदास सिखाते हैं, या मिलिट्री के साइंस के ऊपर वो लोग सिखाते हैं, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलॉसफी, वॉरलोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वो लोग क्या सब्जेक्ट्स डिसाइड करते थे। और भी है इसमें हम लोग देखेंगे। जहाँ पे ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो स्टडीज़ होता था ना, उनको फ्रीली दिया जाता था और वो अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते थे। और टीचर और स्टूडेंट का रेशियो भी बहुत अच्छा है, देखो 1:20, यानी कि एक टीचर 20 स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, उधर ही रहते थे। आश्रम बनाया जाता था उनके लिए गुरुकुल बनाया जाता था, जहाँ पे वो रुक के अपने गुरुज के साथ में स्टडी और प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो लॉर्ड बुद्ध के जो डिसाइपल थे जीवाक, वो भी आयुर्वेदा पढ़ने के लिए तक्षशिला ही आए थे। ओके, जो चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया हमें, है ना, उनके भी जो कि वो एक मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने भी यहीं पे स्टडी किया। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस से बच्चे आते हैं यहाँ पे, वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, है ना, इस तरह से बहुत सारे नंबर, बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन बच्चे नहीं आते थे, यहाँ पे बहुत सारे राजकुमार लोग भी आए, जैसे प्रिंस ऑफ वाराणसी प्रसन्नजीत, फिर किंग ऑफ कुशल भी आए थे यहाँ पे। और जो ग्रेट ग्रामेरियन है पन्नी, उन्होंने भी यहीं पे स्टडी किया था, राइट। और ये देखा जाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी को विज़िट करने के लिए एक चाइनीज़ स्कॉलर आए थे, फाहेन। ओके, ये कब आए थे, इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी वो आए थे। तो ये है आपके लिए तक्षशिला के ऊपर। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है मिडिवल लिटरेचर, आपको देखना है। हाँ, भले ये बहुत लॉन्ग है, बहुत ही डिटेल्ड आंसर है, पर आज 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो मिडिवल लिटरेचर को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, कौन से लैंग्वेज? संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल लिटरेचर। अब ये समझ में आया आपको कि संस्कृत ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। मिडिवल लिटरेचर ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड, आप 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच के मैं बात कर रही हूँ। अभी सोमदेव जो थे उन्होंने लिखा कथा सरित सागर और कल्हानास का राज तरंगी। ये दोनों काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कश्मीर के बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। अब ये जो राज तरंगिणी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि आपको बता सकेगा कि कश्मीर, हिस्ट्री का कश्मीर क्या है, राइट। तो इसको एक आप हिस्टोरिकल बुक के जैसे भी माना जा सकते हो। और इसमें एक राइटर थे जयदेव, उन्होंने भी गीत गोविंद नाम का बुक लिखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे नॉर्थ इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रहा। वैसे अपभ्रंश, ओके, अब ये कैसा है लैंग्वेज है? एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कोई संस्कृत का नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो करते नहीं थे, तो वो डिविएट करते थे चीज़ों को, मतलब वो संस्कृत के लैंग्वेज को फॉलो करते नहीं थी। तो इसमें अगर आप एक लैंग्वेज ले सकते हो तो वो है हिंदी। हिंदी इज़ वन सच लैंग्वेज विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अपभ्रंश। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ हिंदी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा है चंद बरदाई ने। ओके, और ये जो है ये बुक है किसके ऊपर है? जो भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो भी उनका हीरोइक डीड्स है, जो उन्होंने काम किया है ना, उसके बारे में है। तो 6 ये जो है 3 पॉइंट्स इसे आप लिख सकते हो। अभी
सी पोर्शन में जाते हैं, यानी कि साउथ इंडिया में जाते हैं। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ किए, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल, है ना। वैसे संस्कृत का भी बहुत इन्फ्लुएंस था वहाँ पे। संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर गॉट मोर encouragement in the reign of kings of विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर में ज़्यादातर लिटरेचर यानी कि जो भी लिखा जाता था वो कौन से लैंग्वेज में, संस्कृत और तेलुगु में ज़्यादातर होता था। अब यहाँ के जो मेन जो राजा थे ना, कृष्णदेव राय, उन्होंने भी, वो भी द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम है अमुक्ता मलयद। ओके, तो ये नाम जो है थोड़ा सा कठिन है बोलने के लिए, पर फिर भी आप एक दो बार सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कन्नड़ लिटरेचर है ना, बहुत टाइम के लिए इसमें कौन सा रिलीजन का इन्फ्लुएंस रहा, जैनिज़्म का। ओके, तो यहाँ पे 3 पोएट हैं, आपको याद रखना है, पोएट पंपा, पोएट पोना एंड पोएट राणा। ओके, तो पोएट पंपा ने आदिपुरन और विक्रम अर्जुन विजयंत करके उन्होंने बुक कंपोज किया है। सेम पोएट पोना ने आके शांतिपुरन, जिसमें कि उन्होंने जो जैन रिलीजन के जो तीर्थंकर थे, 16 तीर्थंकर, उनके बारे में डिस्क्राइब किया, उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है। और जो पोएट राणा थे उन्होंने भी 2 बुक कंपोज किया, जो है अजितनाथ पुराण एंड गद्युद्ध। तो ये चीज़ आपको समझ में आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और इसके बाद है कि दिस पोएट्स आर नोन एज द ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। तो ये कन्नड़ लिटरेचर के ये जो 3 पोएट थे ना, इनको ट्रायो आप बोल सकते हो, 3 लोग हैं ना साथ में, इसीलिए। और तमिल में जो चीज़ काम हुआ है यहाँ पे वो है कि पोएट कंबन ने रामायण को तमिल लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ सकते हो साउथ इंडिया के लिए। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो आप मिडिवल पीरियड में देख सकते हो, दिल्ली सुल्तान एरा आया है ना, मुग़ल एरा आया, ये सब। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में क्या हुआ कि इंडियन लैंग्वेजेस एंड कॉम्पोजिशन गॉट अ गुड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो इंडियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इनक्रेजमेंट दिया गया है जब ये लोग आए रूल करने के लिए। लेट मी 2 forms of Delhi language, namely खादी बोली and ब्रिज भाषा, began to be used for writing literature। तो यहाँ पे इस टाइम में जो लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट हुआ था वो था खादी बोली और ब्रिज भाषा, जो कि लिटरेचर लिखने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। और बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स है ना, भक्ति गीत भी बहुत ज़्यादा कंपोज किया गया इस 2 लैंग्वेजेस में, खादी बोली एंड ब्रिज भाषा में। और ऐसे मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज़ सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो कहानी है वो पोएम के थ्रू लिखा गया राजस्थानी लैंग्वेज में भी, जो कि सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, पर यहाँ पे सिमिलर हिंदी गुजराती के सिमिलर आप उसमें जो अक्षर है वो यूज़ करते हैं। अ बुक कॉल्ड चंद्रायन रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज़ द ओल्डेस्ट इन अवधी लैंग्वेज। और यहाँ पे जो चंद्रायन नाम का जो बुक है जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखा है वो अवधी लैंग्वेज में सबसे ओल्डेस्ट वाला है, तो ये याद आप रखो। अब पर्शियन लैंग्वेज, अभी पर्शियन लैंग्वेज का क्या है, क्योंकि वो सारे लोग आए थे जो हमारे देश में आए, टर्किश, पर्शियन, है ना, तो उनका भी लैंग्वेज का कुछ इन्फ्लुएंस रहा है ना। हमारा देश ही एक एमलगमेशन वाला देश है ना, मिक्सचर है ना ऑफ सो मेनी थिंग्स, है ना। लोग आए यहाँ पे, लोग गए वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए, अपना आइडेंटिटी भूल गए यहाँ पे आके, और यहाँ पे उन्होंने हमारे कल्चर के साथ बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है ना। तो ऐसे ही पर्शियन जो था ये एक लैंग्वेज बन चुका था कोर्ट के लिए। जैसे कि अभी हम लोग कहीं अभी के जो है, हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, कहीं पे कोर्ट में भी इंग्लिश यूज़ किया जाता है, या अपने आप पर रीजनल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी कोर्ट के लिए जो लैंग्वेज हुआ करता था, यानी कि दरबार में जो अगर लैंग्वेज होता था वो पर्शियन होता था। अब ज़ियाउद्दीन बरानी, इन्होंने बुक लिखा, ये रोट अ बुक, उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और इसमें जो है कि क्या चीज़ का डिटेल है, खिलजी डायनेस्टी के किंग्स का और तुगलक डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उनका रीजन, उनके बारे में इसमें डिटेल दिया गया है। ओके, और ये जो बुक है ये टोटली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थियोरी के ऊपर बेस्ड है ना। तो ये उन्होंने और एक बुक लिखा पॉलिटिकल थियोरी के ऊपर, जो कि नाम है फतवा ए जहांगीरी। ओके,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो अमीर खुसरो को कौन भूल सकते हैं। अमीर खुसरो वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक इंडियन होने में गर्व करता हूँ और मुझे, है ना, मतलब अर्थ, उन्होंने क्या कहा कि ये एक पैराडाइज है, राइट। तो ये चीज़ मैंने लिखा नहीं है पर आपको मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। और ये जो अमीर खुसरो थे ये एक पोएट भी थे, एक ऐतिहासिक लिखने वाले भी थे, एक सेंट भी थे और एक म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। उनका बहुत सारा काम है, देखो, आशिका, नाहा, सिफ़ियर, है ना, किरातुल सदायन, खज़ाइन उल्फुत, और ये सारी चीज़ें उन्होंने पोइट्री वर्क के लिए उन्होंने कंपोज़ किया है। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें वर्सेस भी कंपोज़ किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ओके, तो ही रोट अ नंबर ऑफ बिलिंगुअल क्वाट्रेंट्स एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें लिखा है जो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ करके उन्होंने क्या किया है, लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका क्वाट्रेंट क्या होता है। ये क्वाट्रेंट क्या होता है, ऐसे वर्स होते हैं जो कि 4 लाइन के होते हैं। ओके, तो ये याद आपको रखना चाहिए। अब ऐसे भी काम है जो कि भोजपुरी, वर्क्स इन भोजपुरी एंड अवधी लैंग्वेज, है ना। तो नॉर्थ में ज़्यादा उसका ये इन्फ्लुएंस रहा है। भोजपुरी एंड अवधी वर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज। अब यहाँ पे जो सेंट्स थे, कबीर, है ना, कबीर ने भी बहुत सारे चीज़ें, उन्होंने पोएम्स लिखा है, वो सेंट थे, उन्होंने बहुत सारा पोएम्स लिखा है ना। तो वन ऑफ द फेमस कंपोजिशन ऑफ इज साधु खाड़ी। ओके, और इसके अलावा कबीर के दोहास भी है जो कि बहुत फेमस है, एक फ्लोकलोर के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो फेमस है, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मलिक मोहम्मद जयासी रोट पद्मावत इन अवधी। तो पद्मावत को अवधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किया था मलिक मोहम्मद जयसी ने। और रामचरितमानस जो है लिखा गया है तुलसीदास से, वो भी अवधी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। तो ये चीज़ आप याद रखो। अब इसके अलावा भी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। ओके, तो सिर्फ अवधी या भोजपुरी ये नहीं, और भी कौन से अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे जो लिटरेचर है वो प्रोड्यूस हुआ था, देखते हैं इन द मिडिवल पीरियड। तो कृतावासा रोट रामायण इन बंगाली। तो रामायण को ट्रांसलेट किया गया बंगाली में बाय कृतावासा। फेमस पोइट चंदीदास रोट हंड्रेड्स ऑफ लिरिक्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स, है ना। यहाँ पे चंदीदास करके भी जो थे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे लिरिक्स लिखा जो कि रूलर्स के शान में उन्होंने लिखा। सेंट चैतन्यस बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। तो डिवोशनल भक्ति गीत वगैरह लिखने का काम किसने स्टार्ट किया, ये थे सेंट चैतन्य। ओके, फिर नरसिंह मेहता, जो कि आप गुजराती के लिए, गुजरात में रहते हो तो गुजरात का जो एक राइटर थे नरसिंह मेहता, उन्होंने भी बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भक्ति गीत उन्होंने लिखा है, राइट। और भी है इसमें, देखते हैं। नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी, है ना। इन्होंने नामदेव और एकनाथ जो थे उन्होंने मराठी में अपना काम लिखा। कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, हाँ, जिसने कि ज़ैनुल अबदीन ने किया है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंडर इस पैट्रोनेज मैंने संस्कृत वर्क्स लाइक द महाभारत एंड राजतरंगिणी वर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्क जो है कि संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि महाभारत और राजतरंगिणी। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखा वर्क्स इन अदर लैंग्वेजेस। अब डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड भी बहुत ज़्यादा वो देवर आर्ट ऑफ देवर लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। दे हैड देयर इंटरेस्ट इन लिटरेचर ऑल्सो। तो जो हमारा फर्स्ट मुग़ल रूलर थे, मतलब इंडिया में जो फर्स्ट मुग़ल रूलर थे, हमारे नहीं, फर्स्ट मुग़ल रूलर जो थे वो बाबर, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बहुत ही प्रोमिनेंट टर्किश पोइट थे। ओके, टर्क का बहुत ही ज़्यादा नामचीन पोइट थे वो। तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, अपना ही ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिसका नाम है तुजुके बाबर। ओके, और जब ये निकाला गया, इसको टर्किश से किस में ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम बना बाबर नामा। अब इसके अलावा हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने भी क्या किया, उनके नाम के ऊपर एक बुक लिखा, हुमायूं नामा।
ओके, अपने भाई के नाम के ऊपर। जहांगीर रोट इज़ ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीर, जहांगीर ने भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम है तुजुके जहांगीर। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग राइटर्स भी उठे जैसे कि तुलसीदास और सूरदास। ओके, इनका भी बहुत ज़्यादा क्या यहाँ पे हुआ था, ये फेमस हुए थे। और जो केशव दास है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर लिखा, क्या था उनका टॉपिक लिखने का, लव एंड सेपरेशन के ऊपर। फिर रहीम्स का दोहास तो आपको पता है आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग जो राइटर्स आए जैसे कि अब्दुल फजल, उन्होंने ऐन अकबरी और अकबरनामा लिखा। अब ये जो ऐन अकबरी है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐन अकबरी क्या था, क्या चीज़ था इसके अंदर सारा कुछ डिटेल्स था कि इंडिया का कस्टम कैसा है, यहाँ के मैनर्स कैसे, रिलीजन, इकोनॉमी, फिलॉसफी, इसके ऊपर लिखा गया था। ओके, और अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अबुल फजल के जो भाई थे फैज़ी, उन्होंने भी, वो भी एक ग्रेट पर्शियन पोएट थे और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को, संस्कृत वर्ड को पर्शियन में क्या किया था, कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। फिर अकबर ने अपने लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। क्या डिपार्टमेंट था, वो ट्रांसलेट करवाते थे संस्कृत के वर्क्स को अपने लैंग्वेजेस में। ओके, तो कि उन्होंने कौन से चीज़ों को ट्रांसलेट करवाया, महाभारत, रामायण, अथर्ववेदा, भगवद गीता एंड पंचतंत्र। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे मुग़ल पीरियड में भी लोगों ने लिटरेचर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब नेक्स्ट है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज, है ना, तो क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे पोइट्स हम लोग, वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नासिर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल, ये सारे के नाम, ये सारे जो पोइट्स हैं इनका नाम बहुत ही फेमस है, आज भी फेमस है। ओके, और ये जो उर्दू प्रोज है ये भी डेवलप हुआ 18th सेंचुरी में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क्स फॉर संस्कृत वॉज ट्रांसलेटेड, जो शुरुआत हुआ था ना उर्दू में होना स्टार्ट हो चुका था, संस्कृत में से उर्दू में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ओके, उन्होंने क्या किया था, दरबार ए अकबरी लिखा था जो कि एक बेस्ट वर्क था फॉर दी इन दी उर्दू लैंग्वेज। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिटेल्ड आंसर। डिटेल्ड आंसर मैंने जैसे कहा आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मिडिवल लिटरेचर के ऊपर लॉन्ग है, 5 पेज का है ये क्वेश्चन आंसर, बट आप इसमें से और 2-2 पॉइंट लिख के आंसर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर और डिटेल कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है। पर इतना मुझे लगता है कि हर एक चीज़ों को मैंने क्या किया यहाँ पे सेग्रीगेट करके आपको बताया कि आप ऐसे अगर लिखोगे, जैसे A to I मैंने बनाया है, आप ऐसे आप अगर आपका आंसर लिखोगे योर आंसर वुड बी मार्क्ड वेल, यस, और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।